हाँ जी, नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग लेकर आए हैं बिल्कुल नया टॉपिक, वो लेकर आए हैं रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि रीट लेवल सेकंड में भी है, सिलेबस में है, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में है, ये पटवार में है, राजस्थान पुलिस में है और क्लास 10 का पूरा टॉपिक भी है। तो जो ये टॉपिक है, इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जो रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है, इसके अंदर पहला है वो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। नंबर 1 पर आता है भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था या रंग या गंध आदि में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 होती है। जो पदार्थ है, इसकी भौतिक अवस्था कितनी होती है? इसकी भौतिक अवस्था 3 होती है। वो होती है ठोस, जो अगली अवस्था है वो द्रव, लास्ट वन जो है वो कौन सी है? गैस। लेकिन ये जो परिवर्तन है, इसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसकी जो ठोस अवस्था है वो किसमें बदल सकती है? द्रव अवस्था में। या जो द्रव अवस्था है वो वापिस किसमें बदल सकती है? ठोस अवस्था में। इसमें जो द्रव अवस्था है उसको किसमें बदला जा सकता है? गैस में। और जो गैस अवस्था है उसको किसमें बदला जाता है? वापिस द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था के अंतर्गत हम लोग जैसे द्रव है तो द्रव में लेते हैं जल। क्या लेते हैं? जल। इसका सूत्र क्या होता है? H2O, और यहां लिखेंगे लिक्विड। तो इसमें जो द्रव अवस्था है उसका एग्जांपल कौन है? जल। और इसको जल को क्या कहते हैं? H2O। किस स्टेज में है? लिक्विड स्टेज में है। अब जब इस जल को फ्रीज में रखा जाता है तो ये जल क्या बन जाता है? ये बर्फ बन जाता है। ये बर्फ या आइस बन जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो बर्फ है इसको हम कहते हैं आइस। और ये किस अवस्था में होता है? ये सॉलिड अवस्था में। इस जगह पर हमने क्या देखा कि जो यहाँ पर जल था वो किस अवस्था में था? जल या द्रव अवस्था में था। और वो किस अवस्था में बदल गया? ठोस अवस्था के अंतर्गत क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। जो द्रव था वो किस अवस्था में बदल गया? वो ठोस अवस्था के अंतर्गत क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसकी फिर जो जल को इसको टेम्परेचर देते हैं तो किस अवस्था में बदल जाता है? ये वाष्प अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और इसका जब वापस संघनन करवाते हैं तो जो वाष्प या जो वेपर्स है वो वापस किसमें परिवर्तित हो जाती है? जल में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ जाकर इसको वापस जो बर्फ है इसको किसमें बदला जा सकता है? जल में बदला जा सकता है। तो भौतिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। इसकी सबसे खास बात क्या है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। ये कैसा होता है? ये अस्थायी होता है। ये अस्थायी क्यों होता है? अस्थायी इसलिए होता है, जो बर्फ है, इस बर्फ को फ्रीज से बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा? जल। क्या बन जाएगा? जल। क्या जल स्थायी रूप से रहेगा? इस जल को गर्म करोगे तो यही जल आगे जाकर क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प। या जल को वापस फ्रीज में रखोगे तो यहाँ पर जल वापस किसमें परिवर्तित हो जाएगा? जल जो है वो बर्फ के अंदर क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मूल पदार्थ है, इस मूल पदार्थ से नया पदार्थ बनता है। इस मूल पदार्थ से क्या बनता है? नया पदार्थ। और जो नया पदार्थ है इसे वापस क्या बनाया जा सकता है? मूल पदार्थ बनाया जा सकता है। उसे क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जो विद्यार्थी भौतिक परिवर्तन है ये बेटा जी उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है। ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह विद्यार्थियों उत्क्रमणीय का चिन्ह है। ये चिन्ह किसका है? ये चिन्ह विद्यार्थियों उत्क्रमणीय का चिन्ह है। जैसे भौतिक परिवर्तन का अगला उदाहरण, जैसे ये कागज का फटना के अगला उदाहरण कौन सा हो? कागज का फटना। ऐसे ये बल्ब का जलना। क्या विद्यार्थियों बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है? हाँ, बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अगर हम लोग जो स्विच को चालू करते हैं तो बल्ब जल जाता है, अर्थात की नई अवस्था आती है, लेकिन स्विच को वापस बंद करते हैं तो बल्ब वापस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कुल मिलाकर इसमें याद ये रखना है कि इसमें जो मूल पदार्थ है उस मूल पदार्थ से क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है, और इस नए पदार्थ से पुनः क्या बनाया जा सकता है? मूल पदार्थ बनाया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अब जो है वो कौन सा परिवर्तन है? वो है रासायनिक परिवर्तन। इसकी क्या खास बात है रासायनिक परिवर्तन की? कि इसमें रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब बात आती है कि यहां पर रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसका क्या मतलब है? जो इससे पहले क्या भौतिक परिवर्तन था उसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें किसमें परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक गुणों में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहले बात करते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं दूध से दही बनना, फिर इसकी विशेषताएं साथ साथ और पढ़ेंगे जो इसके एग्जांपल से सीखेंगे। क्या है दूध से दही बनना? देखिए बेटा, जो दूध है इसका स्वाद कैसा होता है? दूध इसका स्वाद होता है जो मीठा। अब बात आती है दूध का स्वाद मीठा क्यों होता है? क्योंकि इसमें लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। जो दूध है इसका स्वाद मीठा क्यों होता है? क्योंकि इसमें लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लेकिन यहाँ दूध से हम क्या बना सकते हैं? दूध से दही बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दही। और ये सब लोग जानते हो दूध से क्या दही बनता है, उसके लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? उस जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं लैक्टोबैसिलस। जो दूध है इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद होता है खट्टा। क्यों खट्टा होता है? सॉरी, जो दही है इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। तो यहां हमने क्या देखा कि दूध से क्या बना? दही। बिल्कुल दही बना। और जो दही है इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। इसकी बात करें तो यहाँ स्वाद कैसा है? मीठा है। और यहाँ स्वाद कैसा है? खट्टा है। क्या इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ है? हाँ, इसके किसमें परिवर्तन हुआ है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ है। यहाँ स्वाद कैसा था? मीठा था, लेकिन यहाँ स्वाद कैसा हो गया? खट्टा। इसकी अगली क्या खास बात है? इसमें विद्यार्थी मूल पदार्थ से नया पदार्थ बना सकते हैं। इसमें मूल पदार्थ से क्या बना सकते हैं? नया पदार्थ बना सकते हैं। जैसे बात करें तो यहां पर जो ये मूल पदार्थ है उस मूल पदार्थ का नाम है वो है विद्यार्थी दूध। मूल पदार्थ कौन सा है? दूध। इससे नया पदार्थ कौन सा बना? दही। लेकिन जो यहां पर नया पदार्थ है इसे पुनः क्या नहीं बना सकते? मूल पदार्थ नहीं बना सकते। आप सब लोग जानते हैं कि दूध से दही तो बना सकते हैं, लेकिन इस दही से पुनः क्या नहीं बना सकते? इस दही से पुनः दूध नहीं बना सकते। तो ये इसकी दूसरी विशेषता हुई। पहली क्या थी? रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होते हैं। फिर कैसे मूल पदार्थ से क्या बनता है? नया पदार्थ। लेकिन नए पदार्थ से पुनः क्या नहीं बन सकता? मूल पदार्थ नहीं बन सकता। अर्थात मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि दूध से दही बनाया जा सकता है, लेकिन दही से वापस दूध बनाया नहीं जा सकता। जब इस प्रकार की स्थिति हो
तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिति को क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन। जो रासायनिक परिवर्तन का अगला एग्जांपल है वो एक दहन। दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। अब जितने भी दहन के उदाहरण हैं, जितने भी जलने के उदाहरण हैं, वो सारे किसमें आते हैं? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते। जैसे लकड़ी का जलना, जैसे लकड़ी का जलना। तो यहां पर आपने क्या देखा? कि लकड़ी जलेगी तो लकड़ी से क्या बनेगा? कि कोयला बनेगा। क्या बनेगा? लकड़ी से बनेगा कोयला। लकड़ी कौन सा पदार्थ है? मूल। कोयला कौन सा पदार्थ है? नया। या मूल पदार्थ से क्या बना सकते हैं? नया पदार्थ। लेकिन क्या कोयला से पुनः लकड़ी बनाई जा सकती है? क्या नहीं बनाई जा सकती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो रासायनिक परिवर्तन जो अनुत्क्रमणीय होता है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय। अर्थात रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो केवल एक ही दिशा में संपन्न होता है। जो रासायनिक परिवर्तन है वो क्या है? वो केवल एक ही दिशा में संपन्न होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अब हम यहां पर बात करते हैं जो शब्द समीकरण क्या होता है। जो शब्द समीकरण है, इसी शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण बनता है। तो एक इसका एग्जांपल लिखते हैं शब्द समीकरण का। जैसे नाइट्रोजन जो है इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाई जाए तो इसे क्या बनता है? अमोनिया। पहले रसायन विज्ञान को विद्यार्थी शब्दों में लिखा जाता था, लेकिन आजकल आप सब लोग जानते हो कि इसको शब्द समीकरण के रूप में नहीं लिखा जाता बल्कि रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। तो अब बात आती है कि जो शब्द समीकरण है उसे रासायनिक समीकरण किस प्रकार से बना। तो जो शब्द है, इन शब्दों को विद्यार्थियों प्रतीक के द्वारा या संकेतों के द्वारा या जो सूत्र के द्वारा प्रदर्शित या निरूपित किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन है, इसका प्रतीक क्या होता है? N। हम क्या लिखेंगे? N2। जो हाइड्रोजन है इसका प्रतीक या संकेत क्या होता है? H। हम लिखेंगे 3H2। तो N2 प्लस क्या हो गया? 3H2। यहां बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस। अब यहां आगे क्या है? अमोनिया। इसका हम लिखेंगे सूत्र, और सूत्र क्या होता है? NH3। और ये क्या होगी? तीर का निशान। तो जब किसी भी शब्द समीकरण को प्रतीक या संकेत या सूत्र के द्वारा निरूपित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण का निर्माण होता है। सबसे पहले ये रिएक्शन है N2 + 3H2 2NH3। इसमें दो बातें आपके सामने आती है। जो दो बातें सामने आती है, जो तीर के निशान से आगे वाला होता है इसे उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पाद। और जो ये तीर के निशान से पीछे ये है इसे कहा जाता है अभिकारक या रिएक्टेंट। और ये किसका निशान है? तीर का निशान। तो यहां पर तीन चीजें हैं। पहला क्या है? अभिकारक। इस अभिकारक का मतलब क्या होता है? अभिकारक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिकारक किसे कहा जाता है? अभिकारक उसे कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक भाग लेते हैं तो उनसे किसका निर्माण होता है? उत्पाद का निर्माण होता है। और जो तीर का निशान है, कौन है? तीर का निशान। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये सिरा हमेशा किसकी तरफ होता है?
ये सीधा हमेशा विद्यार्थियों उत्पाद की तरफ होता है। और जो तीर का निशान है ये विद्यार्थियों रासायनिक अभिक्रिया के होने की दिशा का बोध कराता है। जो तीर का निशान है ये रासायनिक अभिक्रिया के होने की दिशा का बोध कराता है। जो रासायनिक अभिक्रिया के होने की दिशा का क्या कराता है, बोध कराता है, उसे क्या कहा जाता है, तीर का निशान कहा जाता है। तो यहाँ पर ये चीजें, पहला क्या था, अभिकारक, या N2+3S2 क्या है, अभिकारक है। ये एक रासायनिक समीकरण बन गया। आपको ये याद रखना है कि रासायनिक समीकरण में कितनी चीजें होती है। तो रासायनिक समीकरण में अगर सामान्यतया बात कर रहे हैं हम लोग, एक कौन होता है, अभिकारक, एक तीर का निशान और एक उत्पाद। जो अभिकारक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। जो तीर का निशान है ये रासायनिक अभिक्रिया के होने की दिशा का बोध कराता है। और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है या अभिकारक आपस में विक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। अब जो तीर का निशान है, इस तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक को लिखा जाता है। जो तीर का निशान इसके ऊपर किसको लिखा जाता है, उत्प्रेरक को लिखा जाता है। या तीर के निशान के ऊपर या नीचे के तापमान को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, तापमान को, और इसको निरूपित करने का चिन्ह यह होता है। या जो तीर का निशान है इसके ऊपर नीचे के दाब को लिखा जाता है ATM के रूप में। तो ये किसका निशान होता है, तीर का निशान होता है। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया थी, इसमें एक अभिकारक था, एक तीर का निशान था और एक क्या था, उत्पाद था। अब बात करते हैं कि जो ये तीर का निशान है इसके ऊपर किसको लिखा जाता है, उत्प्रेरक को, या तापमान को, या किसको लिखा जाता है, दाब को लिखा जाता है। अब बात आती है उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वह होता है, उत्प्रेरक का मतलब होता है चुगलीखोर। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, चुगलीखोर। उत्प्रेरक वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तित, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है। ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है या रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम भी कर सकता है। इसे उत्प्रेरक कहा जाता है। पर इसकी खास क्या बात है, उत्प्रेरक जो है ये विद्यार्थी स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जो उत्प्रेरक है ये स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये खुद कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, पर ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, और इसको सदैव तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं, तो ये सारी बातें शब्द समीकरण, किस समीकरण में लिखा, रासायनिक समीकरण के रूप में। इसमें कौन होता है, अभिकारक, एक तीर का निशान और एक उत्पाद। और जो तीर के निशान का मतलब क्या होता है, और तीर के निशान के ऊपर किसको लिखा जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करते हैं। पहला जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। इसका मतलब क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ जो थी ये कौन सी अभिक्रिया थी, संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। सबसे खास बात क्या है, इस रासायनिक नाम से पता चल रहा है संयोजन, संयुग्मन या योगात्मक। सिंपल भाषा में देखते तो इसका मतलब होता है जुड़ना। इसका मतलब क्या होता है, जुड़ना। बिल्कुल यहाँ जो अभिक्रिया इसके नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलेंगे, पर यहाँ लास्ट में उत्पाद कितना बनेगा, केवल एक। मेन खास बात यही है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे लेकिन उत्पाद कितना बनेगा, केवल एकल उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे पहली अभिक्रिया देखते हैं,
पहली अभिक्रिया है वो एनसीईआरटी की पढ़ते हैं, वो है जो बुझे हुए चूने का निर्माण। वो क्या है? बुझे हुए चूने का निर्माण। किसका निर्माण? बुझे हुए चूने का निर्माण। अब यहां क्या देखते हो? सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं कैल्शियम, ये कैल्शियम है सी और ये ओ हो गया। जब इस धातु के पीछे लगता है तो इसका नाम के पीछे आई भी लग जाता है, तो इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। इसे क्या कहा जाता है? बिना बुझा चूना। अब किसी भी चीज को जब बुझा ना हो तो उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, वो करवाई जाती है H2O से, अर्थात इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? जल से। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो विद्यार्थियों पुराने बंध टूटते हैं और नए रासायनिक बंध बनते हैं। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पुराने बंध टूट जाते हैं और नए रासायनिक बंध बन जाते हैं। यहां देखते हैं CaO जो है, इसमें जो पुराने बंध टूट जाएंगे तो Ca और जो O है ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। प्लस क्या है? H2O। ये किसमें टूटेगा? H और OH। किसमें टूटेगा? H और OH। क्या देखा यहां पर आपने? ये Ca अकेला है, Ca का मतलब क्या? कैल्शियम अकेला है। ये क्या है? OH। और ये भी क्या है? OH। क्या देखा यहां आपने? क्या नोट किया? यहां आपने देखा कि कैल्शियम तो एक है लेकिन OH कितने हैं? दो। कैल्शियम कितना? एक है लेकिन OH कितने हैं? दो। तो इसको कैसे लिखेंगे? Ca ब्रैकेट OH का होल ट्वाइस। मतलब क्या बन गया? CaOH का होल ट्वाइस। Ca का C रहेगा कैल्शियम, और जब किसी के पीछे OH लगा होता है तो उसे कहा जाता है हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है? उसे हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो ये बढ़ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं कि बुझा हुआ चूना। इसे क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना कहा जाता है। यहां पर आपने क्या देखा? क्या ये परिभाषा या सटीक बैठ रही है? बिल्कुल बैठ रही है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते। मैंने क्या बताया था कि ये तीर के निशान से जो आगे होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्पाद कहा जाता है। उत्पाद है। उत्पाद कितना है? एक। ये क्या है? अभिकारक है। संख्या कितनी है? दो है। तो जब भी एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे संयोजन या संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसमें जो ये राजस्थान बोर्ड है, उस राजस्थान बोर्ड में इसका रिएक्शन दे रखा है, वो पढ़ते हैं। और वो रिएक्शन है, वो है बेटा एथीन का हाइड्रोजनीकरण। तो ये रिएक्शन, इसका नाम क्या है? एथीन का हाइड्रोजनीकरण। क्या नाम? एथीन का हाइड्रोजनीकरण। आप सब लोग जानते हैं कि C1 को क्या कहते हैं? मेथ। C2 को क्या कहते हैं? एथ। C3 को क्या कहते हैं? प्रोप। C4 क्या होता है? ब्यूट। और C5 क्या होता है? पेंट। इतना बहुत जटे हैं। तो राजस्थान पुलिस और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेवल 2 में थोड़ा ज्यादा। जब जो सिंगल बॉन्ड हो तो उसे कहते हैं एन, डबल बॉन्ड होता है तो होता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है आई। क्या लिखा हुआ है? एथीन। एथीन का मतलब कार्बन कितने हैं? 2। एथ का मतलब, इसको हम करें एथीन को संधि विच्छेद करके लिखें तो क्या बनेगा? एथ प्लस ई।
ये होगा एथ प्लस ए। जो एथ है, एथ का मतलब जो कार्बन कितने हैं 2, और इन का मतलब इनके मध्य जो क्या पाया जाता है डबल बॉन्ड पाया जाता है। अर्थात जो कार्बन कितने हैं 2, और इनके मध्य क्या पाया जाता है डबल बॉन्ड पाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी? 4। सब लोग जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी कंप्लीट हो रही है 2। अब जो यहाँ पीछे 2 वैलेंसी बची है उसकी पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? हाइड्रोजन के द्वारा की जाती है। तो H H H H हो गया एथीन। इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, 1 2 3 4। इसकी भी 1 2 3 और 4। क्या नाम हो गया? नाम हो गया एथीन। क्या नाम हो गया? एथीन। इसको यूं लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये कह रहे हैं कि एथीन का हाइड्रोजनीकरण करवाना है, या एथीन का हाइड्रोजाइनेशन करवाना है। एथीन का जब हाइड्रोजनीकरण करवाना हो तो इस एथीन की अभिक्रिया करवा देते हैं हाइड्रोजन से। जो एथीन का हाइड्रोजनीकरण करवाना हो तो इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं? हाइड्रोजन से। H2 से इसकी क्या करवा देते हैं? अभिक्रिया करवा देते हैं। जब ये रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलकर इस कार्बन के पास आ जाएगा। 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलकर इस कार्बन के पास आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहां से निकलकर इस कार्बन के पास आ जाएगा। जब ऐसा होगा तो आप क्या पाएंगे कि जो ये कार्बन है इसके पास में पहले से कितने हाइड्रोजन है? 2। लेकिन एक हाइड्रोजन यहां से आ गया तो अब कितने हाइड्रोजन हो गए? 3। तो ये 3 H H H। यहां की बात करें, इस कार्बन के पास पहले से कितना हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन यहां से आ गया, इसके पास भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 3। इसकी भी कितनी है? 3। तो इसकी कितनी कम पड़ रही है? 1। तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये C है, H H H CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे कहा जाता है बेटा एथेन। इसे क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? एथेन कहा जाता है। ये क्वेश्चन वो इस प्रकार से भी दे सकता है। इस क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा घुमाया जाए, इस क्वेश्चन को लिखा जाता है कि एथीन से एथेन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो। क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एथीन से एथेन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो। एथीन से एथेन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो। तो यही हो गया अभिक्रिया। ये एथेन हो गया। जब इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया तो क्या बन गया? एथेन बन गया। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन किससे करवाई? हाइड्रोजन से। क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या हो गया बेटा? एथेन से एथेन बनाने का क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या खास बात है? विस्थापन अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह का दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित हो जाता है। मतलब क्या है इसका? मतलब हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस दुनिया में जो ज्यादा ताकतवर है वो अपने से कम ताकतवर को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। लात मार के उसको क्या निकाल देता है? बाहर निकाल देता है। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि वह धातु जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर है
वे धातु जो अधिक अभिक्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रियाशील को या विद्यार्थियों कम सक्रिय धातु को वहां से हटा देती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में पुराने रासायनिक बंध टूटते हैं और नए रासायनिक बंध बनते हैं। जैसे विस्थापन अभिक्रिया का एक दो रिएक्शन का विस्थापन अभिक्रिया का रिएक्शन याद रखना एक सक्रियता का क्रम है। ये सक्रियता का क्या है? क्रम है। अब हालांकि 12th में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है इसमें जो ऊपर की ओर धातुएं हैं ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर है लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। जो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम है ये अधिक अभिक्रियाशील होती है। ये क्या होती है? अधिक अभिक्रियाशील। अर्थात मैं कह सकता हूं ये सक्रिय धातुएं होती है। इसमें मैंने परिभाषा लिखी है, अभिक्रिया में अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को क्या कर देती है? विस्थापित। अब ये जो नीचे की ओर है ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है, इसलिए ये निम्न अभिक्रियाशील होती है या इनमें अभिक्रिया करने की दर बहुत कम होती है। ये क्या होती है? निम्न अभिक्रियाशील होती है। कैसे? जैसे जो सोडियम के टुकड़े को जैसे जब खुला छोड़ेंगे वायु में तो ये क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। क्यों? क्यों? अधिक अभिक्रियाशील है। लेकिन क्या विद्यार्थियों, आपकी मम्मी जब अपने घर से बाहर जो सोना पहन के निकलती है या ये तेवटा पहन के निकलती है तो क्या तेवटे में आग उत्पन्न हो जाती है क्या? या ये तेवटे के अंदर धपड़का उड़ जाता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सक्रियता श्रेणी में क्या है? सबसे नीचे है। इसमें अभिक्रियाशीलता होती ही नहीं है या अल्प होती है। तो ये क्या है? अब इसकी क्या खास बात है? जो धातु सक्रियता श्रेणी में ऊपर होगी वो अपने से नीचे वाली धातु को वहां से क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन लिख लीजिए Zn प्लस H2SO4। ठीक, Zn प्लस H2SO4 अर्थात जिंक की अभिक्रिया कर रही है। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सब जानते हैं, नॉर्मल बात है। यहां देखिए आप, यहां देखिए यहां पर जो Zn है वो यहां पर इस जगह और जो H है वो यहां। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर Zn ऊपर है और H जो है वो क्या है? नीचे है। अब जो ऊपर होता है वो धातु कैसी होती है? सक्रिय। और जो नीचे है ये से कम सक्रिय है। क्या कहते हैं? अधिक सक्रिय धातु अपने से क्या करती है? कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। ये इसकी मुख्य बात है। तो यहां से जो ये Zn है ये यहां से जाकर के दादागिरी से किसको बाहर निकाल देता है? हाइड्रोजन। इसको कहता है कि तुम यहां से क्या निकल जाओ? बाहर निकल जाओ। क्यों बाहर निकल जाओ? क्योंकि मैं तुम्हारे से ज्यादा सक्रिय हूं। इस रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं, नए रासायनिक बंध बनते हैं। जब ये Zn यहां पर जाता है तो इस हाइड्रोजन और SO4 के मध्य का जो बंध है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यहाँ क्या अभिक्रिया हो जाएगी? ये Zn गया यहां पर जाकर बैठ गया, हाइड्रोजन को यहां से क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। तो क्या बना? Zn क्या बना? ZnSO4 ये जिंक सल्फेट। ये Zn यहां गया और हाइड्रोजन के स्थान पर जाकर क्या हो गया? बैठ गया। बाहर किसको निकाल दिया? हाइड्रोजन। ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन इस अभिक्रिया से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन विद्यार्थियों भाषागत पूछा जाता है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया और क्वेश्चन क्या था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होगा? तो हम आप सभी लोग जानते हैं जो लोहा है इसको क्या कहते हैं? लोहा का मतलब Fe आयरन Fe प्लस आगे नाम क्या? कॉपर सल्फेट। क्या होता है सूत्र? CuSO4। और इससे
इससे थोड़ी पहले आपने सक्रियता श्रेणी का क्रम देखा था, वो था कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, उसी प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एपी मतलब आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है, और Cu, Ag और Au, ये देखा। यहां पर क्या लोहा कहां है? लोहा इस जगह, लोहा का मतलब क्या? Fe का मतलब आयरन, ये इस जगह लोहा है। और यहां क्या लिखा? कॉपर, ये कॉपर यहां, Cu मतलब कॉपर, Ag मतलब अर्जेंटम या सिल्वर या चांदी, और Au मतलब औरम या सोना या गोल्ड। अब यहां से क्वेश्चन जो पिछली राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें ये सिल्वर का क्वेश्चन पूछा गया कि ये सबसे अच्छी चालक होती है, सबसे अच्छी चालक कौन होती है? सिल्वर होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से जो Fe है और जो Cu है, इसमें से ज्यादा सक्रिय कौन है? Fe। इसमें ज्यादा सक्रिय कौन है? Fe। क्यों? क्योंकि सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। और इसमें कम सक्रिय कौन है? Cu, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में क्या है? नीचे है। इस रिएक्शन करवाते हैं Fe प्लस CuSO4। जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? इसमें अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है या हटा देती है। यहां अधिक सक्रिय कौन है? Fe, आयरन, लोहा। और ये कौन है? जो कॉपर सल्फेट। CuSO4 कौन है? कॉपर सल्फेट। अच्छा, ध्यान रखना, इसमें विद्यार्थियों कॉपर उपस्थित है, इसलिए यहां पर जो विलयन का रंग है वो विलयन का रंग कैसा होता है? वो होता है नीला है। इसमें जो कॉपर उपस्थित है उसकी वजह से विलयन का रंग कैसा है? नीला। ये जो पात्र लिया, उपकरण लिया, एक परख नली ली, उसके अंदर क्या भरा? CuSO4 भरा। क्या भरा? CuSO4 या कॉपर सल्फेट। विलयन का रंग कैसा है? नीला। इसमें क्या डाली? लोहे की कील, लोहे की कील डाली। ये कौन है? Fe। तो इससे क्या हुआ? जो अधिक सक्रिय धातु है वो अपने से कम सक्रिय धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। अर्थात जो Fe है वो किसके स्थान पर जाकर बैठ जाएगा? विद्यार्थियों, Cu के स्थान पर जाकर बैठ जाएगा। और Cu यहां से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या अभिक्रिया होगी? अभिक्रिया होगी FeSO4 प्लस Cu। मतलब यहां तो क्या था? कॉपर सल्फेट, और यहां क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट। अब जो लोहा है Fe, आयरन, इसका रंग कैसा होता है? भूरा। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये Fe, इसके अंदर जो Fe यहां से आएगा और वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा? SO4 के साथ। तो धीरे धीरे जो इसका नीला रंग है वो विद्यार्थियों नीला रंग गायब होने लग जाएगा। क्यों गायब होने लग जाएगा? क्योंकि आप क्या देख रहे हो? ये नीला रंग के लिए जिम्मेदार कौन था? वो था कॉपर, और वो यहां से क्या निकल रहा है? बाहर। और जो नया उत्पाद बन रहा है वो कौन बन रहा है? FeSO4। अर्थात क्या बन रहा है? आयरन सल्फेट। तो विलयन का रंग जो है वो विद्यार्थियों नीले से कैसा हो जाएगा? कि भूरे रंग का हो जाएगा। इस प्रकार की जो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसी के साथ में हमने यहाँ पर ये चैप्टर पढ़ा। ये चैप्टर आपके रीट लेवल सेकंड, RPSC फर्स्ट ग्रेड, उसी पर राजस्थान पुलिस और पटवार, ठीक है। और सबसे मेन बात ये क्लास 10 के अंदर भी ये टॉपिक है। जय हिंद, जय भारत।